Good morning friends, welcome in Anthronet JRF Academy। तो आज हम सॉल्व करेंगे दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम 2024 और 2025 के पेपर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, तो कृपया इस वीडियो को देखें अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। सो लेट्स सी द एंथ्रोपोलॉजी दिसंबर 2023 क्वेश्चंस। 14 दिसंबर 2023 का क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे हम इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, E.F. Johnson's and K.M. Kensinger 1971. It means Johnson and Kensinger's 1971 included the component of EM base ME is the estimation of selection intensity. Here, what IME or the meaning of I का base ME is obtained as. We have options: ratio proportion of embryonic and the fetal death and the proportion of live birth, ratio proportion of fetal death and the live birth, ratio proportion of embryonic death and live birth, ratio proportion of embryonic fetal death and the proportion of offspring survival beyond 15 years. So correct option is 1, ratio proportions of embryonic and fetal death and the proportion live birth. So correct option is 1. Let's see the other questions. In which the Marshall's union the coefficient of consanguinity is likely to the least. हम इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि किसकी कंसैंग्विनिटी कोफिशिएंट कितना होता है या डिग्री ऑफ कोफिशिएंट कितना होता है। तो यहाँ पे है हमारे फर्स्ट कजन्स मैरिजेस एंड फर्स्ट हाफ कजन मैरिजेस, सेकेंड कजन मैरिजेस एंड पैरेलल कजन मैरिजेस। द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड कजन मैरिजेस। सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कंसैंग्विनिटी होती है, कोफिशिएंट कंसैंग्विनिटी होती है, देखिए कंसैंग्विनस कोफिशिएंटी को निकालने का फॉर्मूला होता है वो 1/2 की पावर n होता है, और डिग्री ऑफ कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 की पावर n+1 होता है। ध्यान से देखिएगा, n+1 होता है। जो भी जनरेशन होती है हम उसमें n=2 होता है जनरेशन, n=2 होता है जनरेशन। तो हम इस पे फॉर्मूले पे रख के हम आराम से निकाल सकते हैं जनरेशन। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो हमारे हाफ कज़न आ जाएंगे, फिर फर्स्ट कज़न आ जाएंगे, फिर पैरेलल कज़न आ जाएंगे और फिर सेकंड कज़न हो जाएंगे। सेकंड कज़न हो जाएंगे तो इसमें लिस्ट पूछा है, तो लिस्ट के बेसिस पे हमारा सेकंड कज़न मैरिज हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not correct for lymphoid growth curve? लिम्फॉइड ग्रोथ कर्व को हम बेल शेप ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। द फर्स्ट इज लिम्फॉइड। द लिम्फॉइड कर्व डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ लिम्फ ग्लैंड एंड टॉन्सिल्स। ये तो सही है। लिम्फेटिक टिश्यू shows the rapid growth during infancy, childhood, reaching a maximum at about 11 to 13 years of age। ये भी सही है। बच्चों में जनरली देखा जाता है कि उनकी जो थाइमस ग्लैंड होती है या टॉन्सिल्स होता है वो बढ़ जाता है एज एज 11 to 13 years, स्पेशली फॉर मेल। द चिल्ड्रेन हैव द रिलेटिव बेसिस अबाउट twice much as the lymphoid tissue they have adult। Let's see the other options. The decline of lymphoid curve during the second decades of life. Decline of lymphoid curve during the second decade of life is related to involutions. Involutions, it means shrinking the thymus and the tonsils at this time। देखिए यहाँ पे जो ट्राइस है ना, ये ट्राइस वाला ट्राइस नहीं होता है। जो रिलेटिव बेसिस अबाउट जो उनका लिम्फॉइड टिश्यूज होता है वो ट्वाइस होता है, 2 times होता है।
ये ऑप्शंस भी करेक्ट है, क्योंकि सेकेंड डिकेट्स का मतलब क्या है, 10 से 20, तो वो 10 से 20 यानी 11 to 13 ईयर जो होता है बच्चों में, वो सेकेंड डिकेट्स होता है उनका, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और क्वेश्चंस जो पूछा है नॉट करेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। इन द पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस बताना है हमें। पॉजिटिव, द मीन वैल्यू इज हाईएस्ट कंपेयर टू, mean value is highest compared to mean and the model values. Okay, the model value is highest in compared to mean and median values. The median value is highest in compared to mean and model values, and the mean and median is values are the same. देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चंस में कुछ गलत किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल है, दूसरे में देखिए पहले में मीन है मॉडल है, तो मीन मॉडल कैसे हो सकता है, या तो इसमें मीडियम होगा, यहाँ पे इसको मीडियम देना चाहिए, मीडियम देना चाहिए, क्योंकि अदर क्वेश्चंस में हम देख सकते हैं मोड दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, मीन और मीडियम दिया हुआ है। सो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं, अभी एग्ज़ाम है तो हमें याद करना है, ज़्यादा समझने पे ध्यान तो देना नहीं है, क्योंकि समझने का टाइम पहले होता है एग्ज़ाम्स के। अभी हमें सिर्फ लर्न करने के पर्सपेक्टिव से देखना है, समझ में आ जाए तो और बेहतर है। देखिए सबसे पहले होता है पॉजिटिव में मीन, फिर होता है मीडियम, फिर होता है मोड, यानी मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर मीडियम की वैल्यू होती है, फिर मोड की वैल्यूज़ होती हैं। और नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना होता, मीडियम को हम मीडियम ही लिखते हैं, मीडियम ही राइट करते हैं और इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, यानी मोड हो जाएगा और मीडियम हो जाएगा, मीन हो जाएगा, सॉरी। ये होता है हमारा नेगेटिव का। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्क्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, तो हमारा फर्स्ट देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही है, क्योंकि मीन वैल्यू इज हाईएस्ट इन कंपेयर टू मीडियन एंड मॉड, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डिजिटल ट्राइरेडियाइज आर, जो पाम होता है उसमें ए बी डी सी 4 ट्राइरेडियाई प्रेजेंट होती हैं। सो और ये ट्राइरेडियाइज होती हैं बेसिकली, जैसे पाम होता है, पाम पे कुछ ऐसे लाइंस होती हैं जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि ये जीवन रेखा है, ये धन वेल्थ लाइन्स है। तो ये जो एंगल बनता है पाम का, इस एंगल को बोलते हैं एटीडी एंगल होता है ये, और ये 120 डिग्री का होता है। सो लेट्स सी द अदर क्वेश्चंस। रिसर्च इन anthropometry, dynamometry and the functional anatomy provided the some impetus of establishing the science of ergonomics, biomedical anthropometry, kinanthropometry and forensic anthropology. So correct option is ergonomics. So let's see the other questions. Which of the following is not a serum protein? Transferrin, serum albumin, heptaglobulin, G6PD. So these are serum protein, and G6PD is it's a disease. It's related to sex-linked या X-linked recessive disease. It's also called Favism disease, and it's prominent in Mediterranean people. Total fertility rate यानी TFR is probably the most useful measure of fertility.
total fertility rate is a most useful measure of fertility. It's a poor measure of population's growth since it does not take into account. It's a poor measure of population growth since it does not take into account migration rate, adolescence sterility, and pre-adolescence mortality. Correct option is mortality rate. Correct option is 1, mortality rate. And let's see the next options. Next question. Which of the following group of the primate do not perform arboreal quadrupedalism? देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि फॉसिल्स के बारे में और प्राइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो से क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत कम टाइम में एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे अर्बोरियल क्वाड्रूपेडल की बात हो रही है। अर्बोरियल का मतलब होता है जो, क्वाड्रूपेडल का मतलब जो अपने 4 लिम्स का यूज़ करते हैं। अर्बोरियल का मतलब वो ज़्यादातर समय ट्री पे ही स्पेंड करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का बहुत इजी तरीका है। अगर हमें न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मंकी का कॉन्सेप्ट पता हो तो यहाँ से हम इजी वे में करके लेके चले जाएंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन तो पता होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। पहला है बुश बेबी, सेकेंड है पोटोस, स्क्वेरल मंकी एंड पिगटेल मंकी। देखिए, हमें पता है कि ड्रॉप बुश बेबी जो होता है, ड्रॉप बुश बेबी जो पाया जाता है, बुश बेबी हमारा होता है प्रोसीमी। और प्रोसीमी क्या थे? प्रोसीमी बहुत लेस डेवलप थे, और प्रोसीमी लेस डेवलप होने की वजह से ज़्यादातर टाइम अपना क्या करते थे, अर्बोरियल नेचर में स्पेंड करते थे। जबकि ये पोटोज हो गया, स्क्वेरल मंकी हो गया, पिगटेल्स मंकीज हो गए, ये क्या है? ये न्यू वर्ल्ड मंकी हैं। मैंने कहा था जितने भी इंग्लिश न्यू वर्ल्ड मंकी इंग्लिश नेम आएंगे वो समझ लेना न्यू वर्ल्ड मंकीज के हैं। तो न्यू वर्ल्ड मंकी के पास तो प्रीहेंशाइल टेल होती है, वो क्यों अपना टाइम पूरा स्पेंड करेंगे उस पर? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। Let's see the next question. Which of the following is somatotypic can be considered the mesomorph? Mesomorph में क्या होता है कि जो मिड की वैल्यूज होती है वो हाईएस्ट होती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? मिड में 3 है, 6 है, 2 है, 2 है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 मेसोमॉर्फ में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द बोन इज कैनोइड ट्यूबरकल्स इज प्रेजेंट? कैनोइड ट्यूबरकल्स में भी क्लाविकल में होता है। एक बार इसे चेक करिएगा, मेरे हिसाब से यही ऑप्शन सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट एसोसिएटेड विथ फॉसिल्स रिमेन होमो इरेक्टस? देखिए, फॉसिल्स रिमेन्स के बारे में हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। फॉसिल्स रिमेन होमो इरेक्टस से कौन सी साइट रिलेटेड नहीं है? देखिए, होमो इरेक्टस ओडोराइल जॉर्ज तंजानिया, ये क्वेश्चन पूछ दिया था। संबुनगम मकान एंड गांगवांगलिन अमुद। देखिए, ये तीनों साइट इससे रिलेटेड है, साउथ अफ्रीका की साइट है। ये संबुन मकान आई थिंक ये ईस्ट एशिया की साइट है, और ये होमो इरेक्टस से रिलेटेड है। और ये जो है अमुद ये रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 4। होमो इरेक्टस को पिथिकैंथ्रोपस भी बोलते थे। पिथिकैंथ्रोपस पहला नाम इनको यही दिया गया था। इसको त्रिनिल से डिस्कवर किया गया था, और इसको यूजिन दुबोइस ने डिस्कवर किया था। यूजिन दुबोइस से। त्रिनिल कहाँ है? जावा में है। इसको जावा मैन भी बोलते हैं। बाकी इनका ब्रॉड जो था डिस्ट्रीब्यूशंस था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉब ऑफ जेनेटिक काउंसलर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉब ऑफ जेनेटिक काउंसलर? जो इसमें से कौन सा जेनेटिक काउंसलर की जॉब नहीं है? To help identify family at the possible risk of the genetic conditions, to analyze family history and inheritance pattern, to provide therapeutic support, to provide information about genetic testing and related procedure. So, जेनेटिक काउंसिल में किसी भी प्रकार का थेरेपेटिक सपोर्ट नहीं दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। According to the classification of H. Risley of the Indian population, which group doesn't present a Scytho-Dravidian?
साइथो द्रविडियन, देखिए इन्होंने H.H. रिशले ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, अकॉर्डिंग टू H.H. रिशले क्लासिफिकेशन ही गेव 1915 का इनका क्लासिफिकेशन था, और 1915 में इन्होंने क्लासिफिकेशन 7 टाइप्स का क्लासिफिकेशन था, जिसमें से 4 जो थे वो द्रविडियन थे, 4 जो थे हमारे द्रविडियन टाइप के थे। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो कैसे ट्रिक को बताया गया, और 3 जो थे वो MIT थे, एम थे मंगोलियन, इसे इंडो इरानियन, टी से इंडो टर्कियंस थे। ठीक है, ये 7 टाइप्स के इन्होंने क्लासिफिकेशन दिए थे, और इस 4 द्रविडियन में से एक द्रविडियन हमारा इंडो साइथियन साइथो द्रविडियन था। और इस साइथो द्रविडियन में उनमें किसकी स्टडी की थी? मराठा ब्राह्मण की स्टडी की थी, कुर्गीज की स्टडी की थी, और कनबिस की स्टडी की थी। इन्होंने पनियन की स्टडी को नहीं किया था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3 इज नॉट इंक्लूडेड। सो यहाँ पे मराठा ब्राह्मण, पनियन और कुर्गीज एंड कुनबीज की स्टडी की थी इंडो साइथो द्रविडियन में। देखिए इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया, रिशले का जो क्लासिफिकेशन था उसमें टी से जो था हमारा, देखिए सब याद करने का तरीका होता है किसी भी चीज़ को, ऐसे हम नहीं लर्न कर सकते। एम से हो जाए, देखिए एम से हमारा मोंगलॉयड हो जाएगा, एम से हमारा मोंगलॉयड हो जाएगा, मोंगलॉयड हो जाएगा। आई से हमारा इंडो आर्यन हो जाएगा, इंडो आर्यन। और टी से हमारा टर्क ईरानियन हो जाएगा, टर्क ईरानियन, टर्क ईरानियन हो जाएगा। इसी तरीके से द्रविडियन में हमारा मोंगलॉयड द्रविडियन, आर्यो द्रविडियन, साइथो द्रविडियन और द्रविडियन हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the year 1976, Phyllis Avileth and G.M. Tanner authored the book is The Worldwide Variation in Human Growth. The book is based on the detailed description of growth is a populations from are descendant from. ये इनकी जो बुक थी ना, एलिथ की, फाइलिस एलिथ और DGM, इसको क्रोनोलॉजी में भी पूछा गया है। द वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन ह्यूमन ग्रोथ, वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन ह्यूमन ग्रोथ, इस किताब को क्रोनोलॉजी में भी पूछा गया है। 1976 की इनकी बुक थी, और इसमें जो डिसेंडेंट उन्होंने लिए यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सब जगह से ले लिए थे। बहुत फेमस किताब है इनकी। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 66 है। फोकस ग्रुप डिस्कशन आर कंडक्टेड इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ, basically the bring the consensus among the group member to establish rapport with the group or enrolling for the interview as a substitute of PRA, participatory research appraisal and rapid research appraisal to arrive at the range of variation in the response to group. तो करेक्ट ऑप्शन इज, अच्छा इसमें ना करेक्ट ऑप्शन इज 2 हो जाएगा। Let's see the next question. Question number 67. A study that attempt to drive a general propositions that withhold the number of cases rather than one case is called ideographic, monothetic, extended case study and hypothetico-deductive. So correct option is extended case study. Let's move on the next question. कुंभापेट्टी विलेज इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु वॉज स्टडीज बाई। कुंभापेट्टी विलेज स्टडी से पूछा गया ये क्वेश्चन 9 यूनिट से। कुंभापेट्टी विलेज इन तंजौर इज स्टडीज तमिलनाडु, तंजोवुर इज स्टडी बाई कैथलीन गौ। कैथलीन गौ ने 2 विलेज की स्टडी की थी, एक था हमारा कुंभापेट्टी विलेज तंजौर, कुंभापेट्टी विलेज तंजौर, और दूसरा विलेज था हमारा मालाबार विलेज केरला। कुंभापेट्टी विलेज तंजौर इन्होंने इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से की थी। तंजावुर की स्टडी तंजावुर की स्टडी की थी, और मालाबार पर्सपेक्टिव में इन्होंने
घोस्ट मैरिज की स्टडी की थी, घोस्ट मैरिज की स्टडी की थी इन नायर ट्राइब की, नायर ट्राइब की। उस समय उन्होंने संबंधम मैरिज की स्टडी की थी। फिर आते हैं हमारे एलन बिल और एंद्रे बेतेली। देखिए ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था, अगर बच्चे ने सिर्फ विलेज स्टडी में तंजौर लर्न किया है ना तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता था। देखिए एंद्रे बेतेली जो है इन्होंने भी तंजौर विलेज की स्टडी की थी, लेकिन इन्होंने इनके तंजौर डिस्ट्रिक्ट का जो विलेज था, ये डिस्ट्रिक्ट है तो तंजौर में विलेज होंगे, तो पहला विलेज इन्होंने कुंबापेट्टी विलेज की स्टडी की थी कैथलीन गाँव ने। फिर जो बेते ने स्टडी की थी कुंबापेट तंजौर विलेज में, वो इनका था सिरीपुरम विलेज, सिरीपुरम सिरीपुरम विलेज की स्टडी की थी, सिरीपुरम विलेज की स्टडी की थी। और एलन विल थे, एलन विली ने साउथ इंडिया में गोपालपुर विलेज की स्टडी की थी, गोपालपुर। ये मंचेर का मैंने पढ़ा नहीं है, आप में से किसी ने पढ़ा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोर कैथलीन गाँव। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 is already done. Let's see the question number 69. Pre-testing and pilot studies are important component of research design. These are important for enhancing the reliability of the data collections, validity of the research tool, objective of the researcher, feasibility of the finding. So correct option is validity of the research tool. वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च टूल, जब भी हम कोई स्टडी करते हैं जैसे प्री टेस्टिंग्स होती हैं या पायलट स्टडीज़ होती है, वो वैलिडिटी को चेक करने के लिए होती है रिसर्च की। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, स्कारलेट एपेस्टीन इज कंक्लूडेड द स्टडी दैट इन्वॉल्व। स्कारलेट एपेस्टीन ने जो स्टडी की थी, सबसे पहले तो क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इम्पैक्ट ऑफ इरीगेशन पॉलिसी ऑन द सोशियो इकोनॉमिक विलेज, tracing the process of rehabilitation and displaced persons, study of impact of excise policy of government land on a community, study of the community development program। देखिए इनकी जो स्टडी थी वो थी इम्पैक्ट ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी ऑफ द सोशो इकोनॉमिक विलेज लाइफ। इस स्कारलेट एपिस्टीन जो थी इन्होंने स्टडी की थी वांगला विलेज एंड डोनेला विलेज ऑफ मैसूर, यानी मैसूर कहाँ पे, कर्नाटका। सो वांगला विलेज में इन्होंने पाया था कि जो वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक्स लाइफ है वो इरीगेटेड फैसिलिटी को प्रोवाइडेड है, और ये डोनेला विलेज जो होता है वो नॉन इरीगेटेड था, नॉन इरीगेटेड। सो इन्होंने ये स्टडी की थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the author of the book title of The Origin of Family and the Private Property in the State? Origin of the Family and the Private Property of the State, L.H. Morgans, E.B. Tylers, Henry Maine, or Engels. Correct option is Engel. Engel was a Marxist anthropology, and he was a devout follower of Karl Marx. So he wrote the origin of the family is a private property in the state. कई बार पूछा गया है एग्जाम में इस किताब को मेनी टाइम, तो इसको आप याद कर लेना। पहला तो ये भी याद कर लेना, और दूसरा कि ये जो है वो इकोनॉमिक्स एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इनको भी याद कर लेना, ये पूछा गया है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 72। Theoretical sampling and theoretical saturation as part of functional theory, grounded theory, focus group discussions, structural theory. So correct option is second, grounded theory. Grounded theory में हम किसी भी थ्योरी को चैलेंज करके एक नई थ्योरी को जनरेट कर सकते हैं, वो हमारी ग्राउंडेड थ्योरी होती है, और उसी का पार्ट होता है सैचुरेशन थ्योरी एंड theoretical sampling. Let's see the next questions. Who defined the cultural circle as a cultural complex which embraces the all essential and necessary categories of the human nature? Herkovitz, A.L. Kroeber, Valen Smith, and Rathzel. So correct option is basically culture circle school is also called a German school, and Wilhelm Smith. Correct option is Wilhelm Smith. Let's move on the next questions.
Who among the following is a formalist? Good questions. Actually, question is asking about who is a formalist. George Dalton, Marshall Selin, Carl Polanyi and रेमन फर्थ. करेक्ट ऑप्शन इज 4. देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी. गुड मॉर्निंग के, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के. जी से डॉल्टन, एम से मार्शल सेलिन, के से कार्ल पोलानी. ये है जो गुड मॉर्निंग के जो हैं ये सब्सटेंटिविस्ट हैं. सब्सटेंटिविस्ट, सब्सटेंटिविस्ट है. कार्ल पोलानी की फेमस बुक है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है. रेमन फर्थ, रेमन फर्थ, डेविड स्नाइडर, डेविड स्नाइडर. एक और है जो हमारे फॉर्मलिस्ट के अंदर कैटेगराइज होते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज 4. लेट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिफोर्ड ग्रिच एनालाइज द कॉक फाइट इन इंडोनेशियन आइसलैंड द बॉली एंड comprehend the Balinese worldview. This an example of hermeneutic culture, cultural focus, and the cultural interpretations and the postmodernist approach. करेक्ट ऑप्शन इज hermeneutic culture. hermeneutic cultures का मतलब होता है जब किसी इंसिडेंट को या किसी कल्चर्स को देख के वो उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी देखते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको कहते हैं hermeneutic कल्चर, यानी डीप मीनिंग जिसकी होती है. तो कॉक फाइट इन द इंडोनेशिया, जैसे कि अगर कोई कॉक फाइट को देखेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग बाहर देख सकता है कि ये जानवर एनिमल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. बट जो क्लिफोर्ड ग्रीच ने बताया था कि वो एक उनका अपना कल्चर है, वो अपनी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं. दैट इज कॉल्ड hermeneutic culture. Interpretation of culture according to their own cultural relativism is called hermeneutic culture. So next question is S.C. Dubey book India Changing Village highlighted the following regard the community development project. S.C. Dubey, शरद S.C. दुबे, श्यामा चरण दुबे. इंडिया चेंजिंग विलेज इनकी बहुत फेमस किताब है. इंडिया चेंजिंग विलेज ये इन्होंने 1958 में लिखी थी. weakness of the block administrations, role play by the elite, importance of the cultural factor, significance. करेक्ट ऑप्शन इज इम्पोर्टेंस ऑफ द कल्चरल फैक्टर. इसमें इन्होंने 2 विलेज की स्टडी की थी. सामरप्रीत विलेज हैदराबाद, सामरप्रीत विलेज हैदराबाद, हैदराबाद की स्टडी की थी फर्स्ट. एंड सेकेंड विलेज की स्टडी की थी इन्होंने सहारनपुर विलेज, सहारनपुर विलेज यूपी. और इसी में इन्होंने सीडीपी प्रोग्राम को लगाया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को. और इनकी जो वाइफ थी S.C. दुबे, लीला दुबे, लीला दुबे ने इस पे बहुत काम किया था. और इन्हीं की वजह से जो इनका सीडीपी प्रोग्राम था वो फ्लोरिश हो पाया था. सो करेक्ट ऑप्शन इज 3. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया. देखिए डेविड मेंडलबूम, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. गुरिये, लुइस डुमोंट. एम.एन. श्रीनिवास के बारे में तो हम बहुत पढ़ते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये आंसर होता तो अगर हमें पता होता. ठीक है. लुइस डुमोंट ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी थी, इवन दो उन्होंने कास्ट की स्टडी की थी इंडिया में. जी.एस. गुरिये, द करेक्ट ऑप्शन इज जी.एस. गुरिये. गोविंद सदाशिव गुरिये ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया इस बुक को लिखा था. और इन्होंने कहा था कि कास्ट को क्या देना चाहिए, इंटीग्रेशन अप्रोच, इंटीग्रेशन अप्रोच देना चाहिए, इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच देना चाहिए रेदर देन आइसोलेशन अप्रोच, जो इंटीग्रेशन, जो कि वेरियर एल्विन ने दिया था. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इज 3. कास्ट एंड रेस इन इंडिया बुक is written by G.S. Gurye. So let's see the next question. Number 78. Bride price include the goods or money given to bride kin by groom or his kin at before the marriage. Some the anthropologists refer to use of the term price wealth because it is not possible to calculate the value in early society. Use of the word price is not acceptable as the amount of the purchase of wife, equating her as commodity. Price cannot be applied to non-market economics and the term wealth is more inclusive. So correct option is 2.
देखिए ये जो क्वेश्चंस यहाँ से बनाया ना, ब्राइड प्राइस इंक्लूडेड गुड्स आर मनी गिवन टू ब्राइड्स एंड किन बाय ग्रूम हिज किन आर बिफोर द मैरिजेस, इसी से इससे पहले क्वेश्चंस बनाया गया था। उसमें पूछा था कि ब्राइड प्राइस कौन किसको देता है। जनरली आज की सोसाइटी में क्या होता है, दुल्हन वाली डॉरी देते हैं ना, लेकिन उस सोसाइटी में ग्रूम्स फैमिली डॉरी देती थी। ठीक है, तो ये यहाँ से और ये भी बना दिया गया था कि ब्राइड प्राइस मतलब इस टर्म्स को किसने दिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से ही जनरेट हो जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Although society with a matrilineal descent seem in the many perspective like mirror image of their patrilineal counterpart, they differ in their distributions across Africans and the Asian society, their economic organization and production surplus, belief and the rituals, and line of the authority of descended in not covering. The correct option is 2, economics. Let's move on the next question. Next question is direct access to land in their prime test of the tribal organizations. The larger of population is given to group in India that has direct access to land. The closer that group is the tribal kind of organizations. This view are expressed by, देखिए क्या कह रहा है, the direct access to land is the prime test of the tribal organizations. The larger the production of given group in India that had direct access to land is closer that group is a tribal kind of organizations. ट्राइबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है, जो लैंड की एसेस की बात करते हैं, वो F.G. बेली बात करते हैं। F.G. बेली की एक किताब थी द ट्राइब कास्ट एंड नेशन। ट्राइब कास्ट एंड नेशन पहली इनकी फॉरेंटियर वाली किताब थी, दूसरी किताब थी ट्राइब, ये थर्ड किताब थी इनकी, ट्राइब कास्ट एंड नेशन। 1960 में इस बुक को इन्होंने लिखा था और इसी में उन्होंने ट्राइब्स के बारे में बताया था। देखिए इन्होंने ना गोंड, अच्छा F.G. बेली है ना, हाँ ठीक है। देखिए एन के बोस इन्होंने तो द ट्राइबल हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन पे काम किया था। एन के बोस ने उड़ीसा में सबसे ज़्यादा काम किया था। उड़ीसा की कुलियाना साइट को धरणी सेन के साथ मिलकर एक्सकवेट किया था। एंड सुरजीत सिन्हा ने भूमिज ट्राइब पे काम किया था। भूमिज ट्राइब पे काम किया था। एंड C.V. फ्यूरर हेमनड्रॉप, इन्होंने कई सारे ट्राइब पे काम किया था। साउथ के ट्राइब पे भी काम किया था, नॉर्थ ईस्ट आपातानी ट्राइब पे भी काम किया था। आपातानी ये एग्जाम में खूब पूछता है। आपातानी ट्राइब नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब पे भी काम किया था। हेमनड्रॉप ने तोड़ा पे भी काम किया था। साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बहुत सारे ट्राइब पे काम किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, F.G. बेली सेकेंड हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 81. In archaeological study, reconstruction of the paleoclimate has been domain of ethnoarchaeology and settlement archaeology, cognitive archaeology and action archaeology, environmental archaeology and geoarchaeology, experimental archaeology and archaeology. Correct option is, देखिए क्या है, paleoclimate, domain of environmental archaeology and geoarchaeology. Correct option is 3. Let's move on the next questions. Next question is, the prehistoric rock art is a characteristics element of, the prehistoric rock art is a characteristics element of lower Paleolithic culture in India, अपर पैलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर इन यूरोप, अपर पैलियोलिथिक। देखिए अगर आपको पता है कि प्रीहिस्टोरिक जो रॉक आर्ट थी वो अपर पैलियोलिथिक से रिलेटेड थी, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ये भी एलिमिनेट हो गया, लोअर भी है। अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इसमें यूरोप इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अपर पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप, यानी प्री हिस्ट्रिक के बारे में पूछ रहे हैं ना, हमने बहुत सारे इसके बारे में पढ़ा है। इंडिया में तो रॉक कट, द स्ट्रेटिग्राफिक एंड सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडी इज assisted to reconstruct. Stratigraphy and sedimentological studies is assisted to construct a tangible behavior of absolute chronology, relative chronology, tangible behavior, intangible behavior. The correct option is relative dating. Correct option is relative dating. स्ट्रेटिग्राफिक एंड सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडीज इज असिस्टेड टू, स्ट्रेटिग्राफिक जो होती है ना वो रिलेटिव डेटिंग्स होती हैं,
So correct option is 2. Let's move on the next questions. Next question is, the kitchen middle are associated with which of the following archaeological site is located? किचन मिडल जो है वो हमारी मेजोलिथिक साइट है. किचन मिडल जो हमारी है वो मेजोलिथिक है. मेजोलिथिक साइट. इसमें हिल टॉप, फुट हिल, लेक मरिंग एंड क्लोजेस्ट सैंड. लेक मरिंग इसका आंसर हो जाएगा. लेक के जो किचन मिडल जो ऑस्ट्रेलियन साइड में होता था ना, लेक होती थी, तो उनके साइड में ये बहुत सारे लेक के साइड में बहुत सारे जो फूड वेस्टेज हुआ करते थे, किचन वेस्ट, वो बहुत सारे मतलब पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर बना लेते थे. उसी को इन्होंने किचन मिडल, उसके एविडेंस पाए गए हैं बेसिकली, उसी को हम बोलते हैं किचन मिडल. सो करेक्ट ऑप्शन इज लेक मार्जिन. Third, let's see the next questions. Next question is, the bronze figure of dancing girl was unearthed from the ruin of Mohenjo-daro, Harappan, Kodiji and Kalibangan. So correct option is dancing girl जो हमारी पाई गई थी वो मोहनजोदारो से पाई गई थी. इसके साथ साथ मदर गॉडेस भी पाई गई थी और प्रोटोसिवा पाए गए थे. ठीक है, ये और हाँ ये स्ट्रक्चर्स पाए गए थे मोहनजोदारो से. कालीबंगन से वो प्लग पाया गया था. क्वेश्चन नंबर 85 तो हो गया. 86. क्वेश्चन नंबर 86. Based on the presence of 21% to 45% revoked flake in the stone age resemble west to Aravalli Hill range, Professor V.N. Mishra is named to industries as. देखिए, सबसे पहला जो ट्रिक इन्होंने दे दिया, वी एन मिश्रा दे दिया. हमें पता है राजस्थान की जितनी भी साइट पे काम किया है वो वी एन मिश्रा ने काम किया है, और महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह की साइट पे जो काम किया है वो एच डी संखालिया ने काम किया है. सो अरावली हिल के वेस्ट की बात कर रहे हैं. रोहती इंडस्ट्री, नवेशियन इंडस्ट्री, लूनी इंडस्ट्रीज एंड अरावली इंडस्ट्रीज. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लूनी इंडस्ट्रीज. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87. द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ बेफेलो डाइटीज एंड बुल डाइटी इन हप्पर कल्चर इज है. मैं इसका आंसर ही बता देती हूँ. बेफेलो डाइटी इज द प्रोबोलिक अर्ली हरप्पन, वाई द बुल डाइटी रिप्रेजेंटिंग द mature. Correct option is 2. Let's see the next question. Question number 88. In the megalithic cultural context, the menhir represented the burial type of monolith, burial type of the multiple stone, the hero stone of the single pillar, the victory pillar of standing stone. देखिए, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था एग्जाम में, क्योंकि कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है. मनहीर जो होता है वो मोनोलिथिक मेगालिथिक कल्चर होता है. मोनोलिथिक कल्चर होता है. इसमें देखिए ट्रिपल सी और डीएम आते हैं. आप कहोगे मैम ये क्या है? ट्रिपल सी से होता है कल्चर सर्कल, कैर होता है, CAIR कैर होता है, और डी से डॉलमेंट होता है, डॉलमेंट जो ऊपर एक रख दिया जाता है ऐसे. एम से मनहीर, सिंगल स्टैंडिंग स्टोन होता है. सिंगल स्टैंडिंग, देखिए ये सही हो सकता था सिंगल पिलर, बट यहाँ पे हेरोइक क्या होता है? हेरोइक जैसा तो कुछ है नहीं, ये तो ब्यूरियल होता है, ब्यूरियल टाइप होता है, ब्यूरियल टाइप ऑफ मोनोलिथ्स. ठीक है, ये सही हो सकता था, पर ये ब्यूरियल टाइप मोनोलिथ्स. लेकिन करेक्ट ऑप्शन ये दिया था जिसके लिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था. तो डॉलमेन होता है, सर्कल स्टोन्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे SI सर्कल की स्पेलिंग क्या होगी? CIRCL. सर्कल स्टोन जो होते हैं, देखिए सुनने में ऐसा लग रहा है कि सर्कल स्टोन जो होगा वो पॉलीलिथिक होगा. नहीं, सर्कल स्टोन का मतलब होता है एक एक स्टोन को ऐसे अरेंज किया जाता था. अकेले ग्रुप में होते थे लेकिन वो अकेले अरेंज होते थे ब्यूरियल पे, तो ये सर्कल स्टोन्स हुआ करते थे. तो ट्रिपल सी और DM याद रखना है, एग्जाम टाइम में याद आ जाएगा मोनोलिथिक के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Neolithic is site represented by presence of copper axe and object of the absent of stone axe and the bladed. Musky, Daouz-Ali Harding, Ahar, Navdatoli. करेक्ट ऑप्शन इज दाऊज-अली हार्डी. देखिए इसका एक कॉपर एक्स यहाँ पे पाए जाते थे. ठीक है, इसके साथ साथ इसका एक होता है कॉर्ड पोट्रीज. ये फेमस
कोट पोर्ट्रीज, ये फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉर्थ ईस्ट साइड का। नॉर्थ ऐसे भी नियोलिथिक साइट है तो ये सही हो जाता है ना। सो लेट्स सी द यहीं से हम देख लेते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है द नॉन जियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक लिथिक टूल इज अ मिनिएचर साइट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोलिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर, मेजोलिथिक कल्चर एंड पैलियोलिथिक कल्चर। सो करेक्ट ऑप्शन इज मेजोलिथिक कल्चर। मेजोलिथिक कल्चर में हमारे जियोमेट्रिक एंड नॉन जियोमेट्रिक टूल्स पाए जाते हैं, जिसमें लूनेट्स एंड और टाइप्स के ट्रायंगल, ट्रायंगुलेट जैसे टूल्स पाए जाते हैं। ये क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन इज मेसोलिथिक कल्चर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशंस, जेड स्कोर्स, रेंज एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन एंड वेरिएशंस। देखिए इसमें इसी क्वेश्चन इजी हो जाता है अगर आपको एलिमिनेशन आता है। इसमें से जेड स्कोर्स को हम निकाल देंगे। जेड स्कोर जो होता है, जैसे जब भी हम कोई ऐसे कोई वो बनाते हैं तो इसमें ये होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसी को बोलते हैं हम जेड स्कोर। इसको हम डिस्पर्शन में मेजर नहीं करते, इससे डिस्पर्शन को मेजर करते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज मीन वगैरह की वैल्यूज को मेजर करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा और वेरिएशन हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी को एलिमिनेट कर देंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सी, डी एंड ई। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट ग्रुप हैव डेंटल फार्मूला? 21-23। देखिए ह्यूमन का डेंटल फार्मूला है ये 21-23। मैं ऐसे लिखती हूँ, आप लोग याद करने के लिए लिख सकते हो। 21-23 फार्मूला होता है जिसमें 2, 5, 5, 6, 2, 8, 8, 8 होते हैं। ये हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 ये हो जाएगा 32। इसमें मैथ का रूल अप्लाई नहीं होता है, पता चले अपना रूल अप्लाई करने लगे। ठीक है, और उसके बाद जो मिल्क फार्मूला होता है वो होता है 21, क्या होता है 2, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 20। ठीक है, 20, 21 होता है। देखिए 20, 21, 5, 5, 10, 10, 2, 20, यानी मिल्क फॉर्मूले हमारे 20 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एंथ्रोपोइडिया में होता है ना, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी जितने भी होते हैं मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला उनका 21-23 होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? आंसर फाइंड आउट करेंगे। मैंड्रिल, मैकासस, गिब्बन, मर्मोसेट, कैपुचिन। कैपुचिन को हटा देंगे, ये न्यू वर्ल्ड मंकी में आता है। ठीक है, तो ई को हटा देंगे, ये भी गया। मर्मोसेट को हटा देंगे, मर्मोसेट वो छोटे मंकीज होते हैं, यानी डी को हटा देंगे, ये भी गया। अब हमारे पास मैंड्रिल, मैंड्रिल लार्जेस्ट ओल्ड वर्ल्ड मंकी होता है। जापानीज मैकासस होता है और गिब्बन तो एप होता है, तो इनमें भी पाया जाता है। तो ए, बी, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19-3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसाइडर्ड इज अ पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? देखिए ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कुछ तो इन्होंने पूछ ही लिया अपने जैसा। इसका आंसर फाइंड आउट करना बहुत इजी है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, अगर एक तो ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई दोनों में से एक को रट लो, या तो नॉन पैरामेट्रिक को रट लो या पैरामेट्रिक को रट लो। तो इजी ये होता है कि जिसका नंबर कम होता है बच्चे उसी को रट लेते हैं। एग्जाम में मार्क्स लाने तो रटना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नॉन पैरामेट्रिक, सबसे पहले अगर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट पता है कि कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। पैरामेट्रिक, अब ये सब तो पता ही होगा कि इसको क्यों पैरामेट्रिक बोलते हैं। जिसका पैरामीटर पता होता है, जो छोटे होते हैं, आइडियल सिचुएशंस में काम करते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं,
जिनका बेल शेप कर्व होता है, स्मॉल साइज होता है, वो पैरामेट्रिक होते हैं। नॉन इसीलिए तो उनको कम होता है और उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक होते हैं जिनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है और जो एसिमेट्रिकल होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन बिग होती है, वो हमारे नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो पैरामेट्रिक में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पैरामेट्रिक याद कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में काम चल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, पैरामेट्रिक में सबसे पहले आता है हमारा सैंपल टी टेस्ट। टी टेस्ट कोई भी आ जाएगा, वो हमारा पैरामेट्रिक होगा। टी टेस्ट कोई भी आ जाएगा, चाहे वो सैंपल टी टेस्ट हो, चाहे वो सैंपल टी टेस्ट हो, चाहे वो पेयर टी टेस्ट हो, चाहे वो अनपेयर्ड टी टेस्ट हो, अनपेयर्ड टी टेस्ट हो, ये सारे टेस्ट हमारे होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। इसके अलावा टी टेस्ट के अलावा हमारे पास होता है एनोवा। एनोवा को याद रखना है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फिर हमारा होता है जेड टेस्ट, जेड टेस्ट। सो ये हमारे होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे कौन कौन से होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में देखिए, सबसे पहला ही टेस्ट जो हमें लर्न कराया जाता है वो होता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट, मैम क्यों काई स्क्वायर टेस्ट को हम नॉन पैरामेट्रिक में रखते हैं? क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो गुडनेस ऑफ की स्टडी की बात करता है, अच्छाई की बात करता है, पॉपुलेशन के गुडनेस ऑफ डिग्री की बात करता है। तो गुडनेस ऑफ डिग्री तो हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते ना, क्वालिटेटिव में मेजर करेंगे। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमेशा क्वालिटेटिव मेथड में लगते हैं और पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे क्वांटिटेटिव मेथड में लगते हैं, रिसर्च मेथड में। तो यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट हो जाएगा। और देखिए, मैन विटने टेस्ट हो जाएगा, मैन विटने टेस्ट हो जाएगा, मैन विटने, स्पीयर मैन टेस्ट हो जाएगा, स्पीयर मैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो टेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विल्कन टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट हो जाएगा। एंड कोलमेरोगो टेस्ट हो जाएगा, कोलमोरोगो टेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए साइन टेस्ट एंड मोड टेस्ट, साइन टेस्ट हो जाएगा, मोड टेस्ट हो जाएगा। देखिए, ये सब बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे और इसमें बहुत सारे नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे याद कर, एक बार इसको पढ़ लेना है बस। काई स्क्वायर टेस्ट याद रखना है कि ये नॉन पैरामेट्रिक में, बाकी जो टेस्ट होते हैं हमें बेस फोकस करना है पैरामेट्रिक में। तो जैसे ही हमें ये याद होएगा तो हम एलिमिनेट कर जाएंगे। देखिए, कह रहे हैं कि विच आर कंसाइडर्ड एज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सबसे पहले फीजर टेस्ट भी होता है इसमें। मैंने कहा ना, जो ऐसे नाम वो सारे इसमें आ जाएंगे। देखिए, हमें पता है कि नॉन पैरामेट्रिक पूछ रहा है, तो हम इसमें से सबसे पहले पैरामेट्रिक को एलिमिनेट कर लेंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट हमारा हो गया एनोवा, ये हो गया ना, ए को एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए, एक ऑप्शन हमारा गया। अब उसके बाद हमें पता है कि काई स्क्वायर टेस्ट हमारा क्या है, नॉन पैरामेट्रिक है। सी तो हमारा सही है, तो सी सब में है, सी सब में है। मैन विटने यू टेस्ट, यू स्टैटिक टेस्ट, ये भी नॉन पैरामेट्रिक है। स्पीयर मैन कोरिलेशन टेस्ट, ये भी नॉन पैरामेट्रिक है। फीजर टेस्ट है, ये भी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आएगा। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 95, द सुपर फैमिली इज होमिनिडिया इंक्लूड। होमिनिडिया की सुपर फैमिली पूछ रहा है कि होमिनिडिया की सुपर फैमिली में कौन कौन आता है। देखिए, बैबून, इसमें है गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, बैबून, हॉलर मंकी। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक कहाँ याद होती है। हॉलर मंकी जो होगा ये हमारा न्यू वर्ल्ड मंकी हो जाता है, न्यू वर्ल्ड मंकी हो जाता है। और बैबून जो होता है ये हमारा ओल्ड वर्ल्ड मंकी हो जाता है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी हो जाता है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। तो मंकी तो होमिनिडिया में नहीं आते हैं, ये तो सर्कोपिथिकोइडिया में आता है। और ये सर्कोपिथिकोइडिया में आता है और ये प्लेटिराइनीज में आते हैं। हाँ, तो इस तरीके से गोरिल्ला, चिंपैंजी और गैबून, जिसमें से गोरिल्ला हमारा ग्रेट ऐप होता है, गिब्बन और सिमांग हमारे लेजर ऐप होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। कहीं ऑप्शन में है ए बी सी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ साउथ अफ्रीका यील्डेड होमिनिड फॉसिल्स। साउथ अफ्रीका यील्डेड होमिनिड फॉसिल्स।
देखिए बॉर्डर केव, इस बॉर्डर केव, कालेसिस माउथ, रिवर माउथ, सल्डाना, लेक मुंगो, मिडिल अवस्थ। देखिए कितना इजी है इस चीज़ को सॉल्व करना। अगर हमें पता चल गया, लेक मुंगो के बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा कि ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया की है और ये न्यू जो एविडेंस पाए जाते हैं ह्यूमन की, ये उससे रिलेटेड है। तो डी को एलिमिनेट कर देंगे पहले। डी गया, डी गया, ए सी बी, ए बी सी। देखिए देखिए ये बॉर्डर केव तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ए तो होता है, और मिडिल अवस्थ ये इथोपिया की साइड है, इथोपिया की साइड है, ठीक है। ई भी होगा, ए भी होगा, सॉरी इसमें क्या गलती क्या हो गई, क्वेश्चंस नंबर टी नहीं होगा, डी के बाद सारे हो जाते हैं, ए बी सी डी, बी सी ई, बी सी एंड ई। बॉर्डर केव कहाँ पाई जाती है? लेट मी चेक, मुझे याद था अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। लेट मी चेक बॉर्डर केव। बॉर्डर केव आई थिंक BORDER, बॉर्डर केव, बॉर्डर केव, स्केलेटन रिमेन इज मॉडर्न होमोसेपियंस, बॉर्डर केव। जुलू नेशनल पार्क, बॉर्डर केव इज लोकेटेड इन द लेबोम्बो माउंटेन, जुलू नेशनल पार्क, इशवांटी बॉर्डर साइट इज नोन एज MSA। कंट्री बताओ यार, मेघालय। ओके लेट मी आस्क द कंट्री। बॉर्डर कभी कभी दिमाग से बिल्कुल उतर जाता है। बॉर्डर केव भी हमारी साउथ अफ्रीका की ही साइट है, बॉर्डर केव भी हमारी साउथ अफ्रीका की भी साइट है जहाँ से रेमंड डार्ट ने डिस्कवर किया था। तो बॉर्डर केव तो होगा ही होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, रिवर माउथ, साल्डाना एंड मिडिल अवस्थ। देखिए इतना तो मुझे कंफर्म है कि ए भी होता है, बी भी होता है और ई भी होता है, ए बी ई, बी सी 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 तो कॉमन है तो सी दोनों में हो जाएगा, सी कॉमन में हो जाएगा, ए सी और ई, इसका ऑप्शन ए सी ई मान के चलिए। अवस्थ इथोपिया की साइड है, मिडिल अवस्थ, ए बी, ए बी सी, बी सी डी, नहीं इसका ऑप्शन यही सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन ये सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 96. Question number 96. Which of the following point are correct in relation to classification of Indian races by SS सरकार? SS सरकार का क्लासिफिकेशन यहाँ पे पूछा गया है। सरकार का क्लासिफिकेशन सबसे लेट क्लासिफिकेशन आया था। कह रहे हैं कि इंडो आर्यन आर मेसोसिफेलिक, दे आर 6 मेजर रेशियल्स, साइथियोदाविड इज वन ऑफ द मेजर रेशियल एलिमेंट, मेसोसिफेलिक एंड ब्रांचियोसिफेलिक आर restricted some of the regional populations, डोलियोसिफेलिक आर prominent टाइप ऑफ द इंडियन पॉपुलेशंस। देखिए ये डोलियोसिफेलिक इज द प्रोमिनेंट इन द इंडियन पॉपुलेशंस, ये ऐसे सरकार ने नहीं कहा था, तो इनका ई एलिमिनेट जैसे ही करेंगे ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी सी डी, बी सही है। इंडो आर्यन पॉपुलेशन हमने देखा था, ये रिशले के क्लासिफिकेशन में था, रिशले के क्लासिफिकेशन में, और ये मेसोसिफेलिक में कैटेगराइज नहीं किया गया था। देयर आर 6 मेजर रेशियल क्लासिफिकेशंस, तो उन्होंने रिशले ने जो ऐसे सरकार ने क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 6 मेजर टाइप के क्लासिफिकेशन थे, ये तो सही है। इंडो आर्यन वाला जो क्लासिफिकेशन है कौन सी यूनिट से आया है? यूनिट 3rd से आया है, ओके। इंडो आर्यन वाला जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, इंडो आर्यन का क्लासिफिकेशन हमारा वो रिशले का क्लासिफिकेशन था। एक बार हम देखते हैं सरकार का क्लासिफिकेशन था क्या। देखिए सरकार ने जो क्लासिफिकेशन दिया था,
सरकार ने 1959 के आसपास, कहीं 1955 लिखा होगा, कहीं 1959 लिखा होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1959 में क्लासिफिकेशन दिया था सरकार ने, किसी किताब में 1959 में उन्होंने कादर ऑफ साउथ इंडिया पे बेसिकली एंथ्रोपोमेट्रिक सिफेलिक इंडेक्स को मेजर किया था। सिफेलिक इंडेक्स को मेजर किया था, इसका ब्रेथ अपॉन लेंथ इंटू 100 होता है, इस पे मेजर करके उन्होंने दिया था। और उनके क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन था, पहला था डोलियोसिफेलिक का, डोलियोसिफेलिक का। दूसरा क्लासिफिकेशन जो उनका था वो मेसोसिफेलिक था, तीसरा क्लासिफिकेशन जो था उनका ब्रांचियोसिफेलिक था। और एक और उनका क्लासिफिकेशन था जिसमें वो मोंगोलॉइड को रखते थे, मोंगोलॉइड को रखते थे। डोलियोसिफेलिक में बेसिकली उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन दिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में ऑस्ट्रेलॉइड थे, डोलियोसिफेलिक में ऑस्ट्रेलॉइड थे। सेकंड जो उन्होंने बताया इंडो आर्यन थे। थर्ड जो क्लासिफिकेशन था उनका मुंडारी था, तब इसमें मुंडारी को दिया था उन्होंने, मुंडारी। मिजो में जो उन्होंने क्लासिफाइड किया था, इंडोसाइथियन को क्लासिफाइड किया था, इंडोसाइथियन। देखिए इन्होंने इंडोसाइथियन दिया था और उन्होंने साइथो द्रविडियन दिया था, आर्यर ने साइथो द्रविडियन दिया था, साइथो द्रविडियन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये इन्होंने क्लासिफाइड किया था और मोंगलॉइड में इन्होंने फार ईस्टर्न को क्लासिफाइड किया था। अच्छा, ब्रांचियो तो बच ही गया, ब्रांचियो सिफेलिक में इन्होंने कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं दिया था और इसमें इन्होंने फार ईस्टर्न का क्लासिफिकेशन दिया था, फार ईस्टर्न का क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने ये बताया था। तो सबसे पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा कि मेसोसिफेलिक का था, जबकि डोलियोसिफेलिक के ऑस्ट्रेलॉइड, इंडो आर्यन और मुंडारी थे, तो ये गलत हो गया, तो ये को एलिमिनेट कर देंगे। 6 रेस का क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, 1 2 3 4, 6 रेस का क्लासिफिकेशन मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि 6 रेस का, लेट मी चेक, AII, हाँ ये सही है। इनका जो क्लासिफिकेशन आता है ना, AIIMM का आता है, 1 2 3 4 5। ए से ऑस्ट्रोलॉइड, आई से इंडो आर्यन, इंडोसाइथियन, इंडो आर्यन, मोंगलॉइड एंड मुंडारीज, ये सही है। ये एक जगह मैंने पढ़ा था, जो पैलियो क्लासिफिकेशन है वहाँ पे दिया गया था। एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन इनका ये था, लेकिन इन्होंने 6 टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन भी दिया था। ये पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में मैंने पढ़ा था, जहाँ पे इन्होंने ह्यूमन रेस नेग्रेटो पे काम किया है। तो ये भी सही हो जाता है। साइथो द्रविडियन ऑफ द वन ऑफ द मेजर एलिमेंट इन इंडिया, ये भी सही हो जाता है, BC। और डोलियोसिफेलिक प्रोमिनेंट नहीं थे। मेसोसिफेलिक एंड ब्रांचियोसिफेलिक रिस्ट्रिक्टेड द सम रीजन, हाँ मेसोसिफेलिक और ब्रांचियोसिफेलिक सम रीजन में रिस्ट्रिक्टेड थे, जैसे कि इंडोसाइथियन हो गया तो ऊपर वाले नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में थे, तो इससे BCD ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 इज हु अमंग द फॉलोइंग आर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखिए फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया। थॉमस डल स्टेवर्ड, कैथरलिन पेंटर ब्रिक्स, प्रशांता के चट्टोपाध्याय, ये तो बहुत फेमस है इंडियन, केवाल किशन्स एंड एलेक्स जेफरी। इसमें से एलेक्स जेफरी नहीं होंगे, इसमें इन्होंने थॉमस डॉले स्टेवर्ट को फादर ऑफ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ABCD कहीं ऑप्शन है, बस हमें ई को एलिमिनेट करना था, ई गया, ई गया, इसका आंसर ई गया ना, ई गया, तो ACD इसका ऑप्शन हो जाएगा, ACD ओनली। ए वाला है तो ये ACD। कैथरीन पेंटर को इसने नहीं इंक्लूडेड किया है, चलिए इसको हटा दीजिए। थॉमस स्टेवर्ड है, चट्टोपाध्याय है और केवल कृष्णन है, फिर से ये पूछ सकता है एग्जाम में। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 99, who among the following has worked in field of altruism। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि
किसी के लिए कुछ काम करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। इसमें अर्थर कैथ, JBS हल्डैने एंड गुडेल, हैमिल्टन एंड पाउल ब्रोका। देखिए मुझे पता है कि पाउल ब्रोका ने काम किया था अल्ट्रुइज्म पे और अर्थर केथ ने काम किया था, तो इसका ऑप्शंस कहीं है। देखिए ई वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, ये पक्का है, ये ऑप्शन वाला करेक्ट हो जाएगा। विच फॉलोइंग इज वर्क द फील्ड ऑफ अल्ट्रुइज्म। ABC, 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 नो। पाउल ब्रोका, ई ऑप्शन सही है। CDE, CDE, हैमिल्टन, हैमिल्टन। इस क्वेश्चन को मैं रीचेक कर लूँगी, रीचेक करके कमेंट कर दूंगी, पर पाउल ब्रोका वाला ऑप्शन सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सेकंड सही है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 98, मैं इसको रीचेक करके कमेंट कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 99 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग द पिट होल डाउन स्कल इज द हॉक्स। पिट डाउन स्कल को पिट डाउन मैन के नाम से भी जानते हैं। इसको हॉक्स यानी फॉल्स किसने डिक्लेयर किया था। जोसेफ वेनर, केनिथ ओकली, विल्फोर्ड जी क्लर्क, अर्थर केथ एंड रेमंड डॉट। इस पे अर्थर केथ ने काम किया था, वैसे तो इन सब ने काम किया था, लेकिन इसको हॉक्स डिक्लेयर करने का काम था केनिथ ओकली का, जिसने मेल एंड टून मेकर लिखी थी। बी एंड अर्थर केथ यानी डी, बी और डी ऑप्शन है कहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देखिए इस पे काम किसने किया था, पिटहॉल स्कूल्स पे जो बिंग एग्जामाइन बैक रो यानी लेफ्ट से एग्जामाइन किया था बार्लो ने, एलियट स्मिथ ने, डाउशन ने। बार्लो, एलियट स्मिथ और डाउशन ने काम किया था। डाउशन का काम इस पे बहुत फेमस है। अर्थर स्मिथ वुडवार्ड ने काम किया था, अर्थर स्मिथ। फ्रंट रो में काम किया था अंडरवुड ने, अर्थर केनिथ ने और प्रेकार्ट ने और लैंसिटर ने, इन्होंने काम किया था इसमें। सो इसको हॉक्स डिक्लेयर करने का काम किया था केनेथ ओकली और अर्थर केथ ने। So let's see the 100 questions. Which of the following site yield fossils is Archaeosapiens? देखिए हेक्सियन चाइना की साइट है, हेक्सियन चाइना की साइट है, ठीक है। कबवे जाम्बिया की साइट है। ओमो ये साउथ ईस्ट एशिया में भी ऑस्ट्रेलिया की साइट है, मे भी क्या है ये ऑस्ट्रेलिया की साइट। फ्लोरिस्पात ये साउथ अफ्रीका की साइड है। डेमनेश्री यूरोप जॉर्जिया की साइट है, यूरोप जॉर्जिया की साइट है। सो यहाँ से हम आर्किएक्सेपियन साइट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट yield द fossils ऑफ आर्किएक्सेपियंस। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ओमो, तो हो ही जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। सी और डी होगा तो सी और डी। डेमनिशी नहीं होता, डेमनिशी आर्किएक्सेपियंस नहीं है, ई को एलिमिनेट कर देंगे। सी और डी इसका ऑप्शन सही है। बी कबवे जाम्बिया, हेक्सियन भी हो जाएगा। ACD इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी 100 क्वेश्चंस आज यहीं तक रहने देते हैं, और आगे के 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम से पहले ही 1-2 दिन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।